हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीच टीवी टेपर में। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो नंबर 2 है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है वीडियो नंबर 2, ठीक है। ये वीडियो नंबर 2 है और इससे पहले का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग देख लेना। विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने जॉन गैल्सवर्थी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो हैं उसके लिए, ये लिंक इसमें पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जॉन गैल्सवर्थी इसी की तरह जॉन मिल्टन के ऊपर 2 वीडियोस हैं, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने की संभावना है टीजीटी में, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। अब आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार hath had a elsewhere its setting and commit from afar। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है, यहाँ से लिया गया है इसका ये। और आपको बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जो पहली लाइन है, अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यहाँ पे बार बार ये बात हुई है कि जो बच्चे होते हैं वे जब उनका जन्म होता है और छोटे होते हैं तो ईश्वर उनके साथ होता है, ईश्वर उनसे बातचीत करता है, ईश्वर का कनेक्शन उनसे होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है, द सोल दैट राइजेस विद अस, मतलब उसकी आत्मा हम लोग के साथ साथ बड़ी होती है। तो यहाँ पे गॉड की बात हो रही है, यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, अवर लाइफ स्टार। और ये भी इसमें बात है कि जो बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हेवन से आते हैं, ठीक है। तो इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी से लिया गया है, ये पोयम थी और ये इसकी लाइन है, आवर बर्थ इज़ बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। और बार बार इसमें यही बात बोल रहे हैं कि जब बच्चे होते हैं तो उनका ईश्वर से संपर्क होता है, पर बाद में वो संपर्क खत्म हो जाता है। वंस वी आर ग्रोन द कनेक्शन इज लॉस्ट, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो कई बुराइयाँ आ जाती हैं मनुष्यों के अंदर, उनके अंदर छलावा आ जाता है, वो धोखा देना सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं वो उनके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि बच्चे कहाँ से आते हैं, तो बच्चे भगवान के घर से आते हैं। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है इसमें कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर के घर से आते हैं, हेवन से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। The sweetest thing that ever grow beside a human door, from which poem are these lines quoted। ये पोएम्स कहाँ से ली गई हैं, तो ये लूसी ग्रे पोएम से लिया गया है, ठीक है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिहाइंड ए ह्यूमन डोर, यहाँ पे बात की गई है, लूसी की बात की गई है। ये पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, टू लूसी। लूसी ग्रे इज़ ए पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1799 एंड पब्लिश्ड इन हिज लिरिकल बैलेड। ये इनकी जो इनकी फेमस रचना है लिरिकल बैलेड, उसमें पब्लिश हुई थी। इट डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड लूसी ग्रे। लूसी ग्रे कोई लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी बहुत ही कम उम्र में, जब वो छोटी बच्ची थी। वेन वेंट आउट वन इवनिंग इनटू ए स्टॉर्म, और फिर इसमें आगे बात है कि वो तूफान में निकली थी, उस समय कोई नहीं था, तो वो क्या कहते हैं, वो कहीं बाहर गई थी, तो वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उस समय बर्फबारी हो रही थी, वहाँ पे कोई नहीं था उसको बचाने वाला, इस तरह करके मतलब पूरी इसमें आगे कहानी है। तो जो लूसी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उससे प्यार करते थे, ऐसा कुछ बताते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे विवाद हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कभी खुल के इसके बारे में बताया नहीं है। आपको पूरी जानकारी देंगे। द लूसी पोएम्स आर ए सीरीज ऑफ 5 पोएम्स, 5 पोएम्स हैं जिसमें इन्होंने लूसी की बात की है। कंपोज बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, 5 पोएम सीरीज है इनकी। वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स द पोएट अनरिक्वेटेड लव फॉर द आइडियलाइज कैरेक्टर ऑफ लूसी। अनरिक्वेटेड मान होता है जो प्यार पूरा ना हुआ हो, जो बात अधूरी रह जाए, उसको ही बोलते हैं अनरिक्वेटेड। तो मतलब कुछ लोग का मानना है कि जब ये विलियम वर्ड्सवर्थ भी जब छोटे थे और वो लड़की भी जब छोटी थी, मतलब बचपन की बात है, तो ये उससे प्यार करते थे जब ये छोटे थे, हैं। तो ये ऐसा बहुत से लोग का मानना है, पर इसके बारे में कभी वर्ड्सवर्थ ने खुल के नहीं बताया है और लोग सिर्फ ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं बस, ठीक है।
ये बात बिल्कुल नहीं पता चलती है। वेदर लूसी वाज बेस्ड ऑन ए रियल वूमेन और वाज ए फिगमेंट ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन हैज़ लॉन्ग बीन ए मैटर ऑफ डिबेट एमंग स्कॉलर्स। और विद्वानों के बीच में इस बात को लेकर विवाद है कि लूसी सच में कोई थी या इनकी मात्र एक कल्पना थी, क्योंकि जो पोएट्स वगैरह होते थे काफ़ी काल्पनिक होते थे। तो ये कुछ पोएट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने उसके ऊपर लिख दिया जो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, प्योर इमेजिनेशन। तो इस बात को लेके बहुत ही विवाद है, ठीक है, इसके बारे में कुछ सही नहीं पता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेंजा था, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू सी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मूड द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड ए ह्यूमन डोर। ठीक है, जो लूसी थी उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई उसका मित्र नहीं था, और वो मतलब बर्फ़ गिर रही थी, वो बाहर निकली थी, मौसम बहुत ख़राब था, और फिर वो कभी लौट के नहीं आई। इस तरह की इसमें बात है पूरी। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज गॉन, हुज कॉटेज इज रिफर टू। ये जो है ये लाइन है कहाँ से ली गई है, तो इसका सही जवाब है माइकल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माइकल से लिया गया था। द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार। एक कॉटेज माने होता है झोपड़ी, और उसको क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जा रहा है, शाम का तारा कहा जा रहा है इसको। तो माइकल इज ए पास्टोरल पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1800 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। ये जो पोएम थी 1800 में पब्लिश हुई थी, और कहाँ पे, लिरिकल बैलेड में ये पब्लिश हुई थी, पास्टोरल पोएम है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि माइकल इज़ विच टाइप ऑफ पोएम, ठीक है, किस तरह की पोएम है ये। तो ये पास्टोरल पोएम है। पास्टोरल पोएम में शेफर्ड्स की लाइफ के बारे में बताया जाता है। जो गडरिये होते हैं, भेड़ चराने का काम करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और पास्टोरल पोएम में जो शहर के जो पोएट्स होते थे, कवि होते थे, लेखक होते थे, वो गांव में रहने की कल्पना करते थे, क्योंकि गांव की ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी होती है। तो इसमें ये पूरा बता दिया आपको। और इसमें माइकल में है क्या, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एजिंग शेफर्ड माइकल, हिज वाइफ एंड हिज ओनली चाइल्ड ल्यूक। जो पोएम है माइकल, ये किसके बारे में है, ये माइकल के बारे में है, जो कि एक शेफर्ड था, उसकी पत्नी के बारे में, और उसके बेटे ल्यूक के बारे में। ठीक है, ये उसके बारे में पूरी पोएम है। और इसमें क्या था कि जो माइकल की पत्नी थी वो शाम के समय वो लैंप जलाती थी, और जो उसका घर था वो थोड़ी ऊंचाई पे था। द कॉटेज इज़ ऑन द हाई ग्राउंड। जो उसका घर था माइकल का, ये एक पहाड़ी पर था, और जो उसकी पत्नी थी वो झोपड़ी में रहती थी, और वो शाम के समय लाइट जलाती थी। तो उसको ही कहा गया है कि इवनिंग स्टार। ठीक है, शाम के समय वो एक तारे की तरह काम करता था। द हाउस इज नेम्ड द इवनिंग स्टार। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड। द प्रिल्यूड इनकी जो पोएम थी ये कब पब्लिश हुई है, तो 1850 में ये पब्लिश हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1850 में ये पब्लिश हुई है। इसका पूरा क्या नाम था, द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी ये, और 1850 में पब्लिश हुई है। बार बार वही बात है। पूरी जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। फ्रेंड, लीच माने क्या होता है, लीच माने होता है जोंक। ठीक है, बरसात के समय जो जोंक इधर उधर आप लोग देखते होंगे अपने घर के आसपास, तो जोंक होती है, ये खून चूसने का काम करती है। और गाय भैंस जहाँ पे लोग पालते हैं वहाँ पे भी जोंक लग जाती है, और वो उनका खून चूसती रहती है। तो ये बिल्कुल उसी जोंक की बात हो रही है, उसी लीच की बात हो रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ जहाँ रहते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कोई लड़का था, कोई बालक था, उससे उनकी मुलाकात हुई थी, जो कि लीच गैदरर था। वह लीच इकट्ठा करने का काम करता था। ठीक है, तो उसके ऊपर ही इन्होंने ये पोएम लिखी है। कौन सी पोएम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम थी। और फ्रेंड्स, इस पोएम को ही पहले द लीच गैदरर कहते थे, फिर बाद में इसका नाम बदल के रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस कर दिया गया था। ठीक है, तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज ए लिरिक पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश हुई थी 1807 में। कहाँ पे हुई थी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, तो ये लीच गैदरर के बारे में है, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में उनसे मिला था विलियम वर्ड्सवर्थ से। उस समय लीचों का इस्तेमाल जो होता था वो
जो लोग बीमार होते हैं उनको सही करने के लिए होता था, ठीक है। जैसे किसी के बॉडी में खून वून जम गया है तो उसको खून निकालने के लिए लीच का इस्तेमाल होता था, तो मेडिकल इसका यूज़ होता था उस समय के। मतलब जो लीच होती थी, लीच गैदरर, वो लीच को एकत्र करते थे एक बॉक्स में और उसको जाके डॉक्टर्स को बेच देते थे या हॉस्पिटल्स को बेच देते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। अब फ्रेंड्स, ये जो पोएम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इसी पोएम को डेफोडिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज डेफोडिल्स। तो इसमें क्या बात कही गई है? द पोएट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे कह रहा है कि मैं घूम रहा हूँ किस तरह, बादलों की तरह घूम रहा हूँ, पर उसके साथ नहीं घूम रहा हूँ। विद द क्लाउड नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। द पोएट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड, विद द क्लाउड नहीं होगा, एज ए क्लाउड, ठीक है, बादल की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बोथ द पोएट एंड क्लाउड वर लोनली, नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, द पोएट मूव्ड एमलेसली एज द क्लाउड। जिस तरह बादलों का कोई घर नहीं होता है, एमलेस होते हैं, कोई मकसद नहीं होता है, बिल्कुल जैसे घूम रहे हैं इधर उधर, बह रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं स्काई में, उसी तरह पोएट कह रहा है कि मैं भी बिना किसी मकसद के इधर से उधर टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है एकदम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इस पोएम को डेफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, कब इनका जन्म हुआ है? तो 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे संयोग की बात कि अप्रैल में इनका जन्म हुआ है, अप्रैल में इनका देहांत हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जब हुआ है, अब उसी महीने में उनका जन्म हुआ है, उसी महीने में इनका निधन हुआ है। तो थोड़ा सा आपको ये याद करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। जॉन मिल्टन वाले केस में भी थोड़ा ऐसे थोड़ा बन गया था रिलेशन। 9 दिसंबर में पैदा हुए थे और नवंबर में इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो एक थोड़ा सा रिलेशन बनाने से ये होता है कि आपको याद करने में थोड़ी मदद मिलती है। और इसमें काफ़ी देखिए 8, 9, 9, 8 ये बिल्कुल सीक्वेंस से है। 9 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, 8 नवंबर को इनका देहांत हुआ है, जब पैदा हुए थे उसके एक दिन पहले। तो इस तरह अगर आप लोग जोड़ लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं याद करने में थोड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। अप्रैल 7 अप्रैल 23 अप्रैल। और फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ कि जन्म और मृत्यु याद करने के लिए आप लोग का जहाँ स्टडी रूम है वहाँ किसी दीवार पर लिख के चिपका लीजिए। टीजीटी के जो राइटर्स हैं उनका एक तरफ, पीजीटी के अलग। और कोई चार्ट अगर आप बना पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि बार बार आपकी नज़रों के सामने पड़ेगा, तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये मैंने बार बार ये लाइन आ रही है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो ये किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। कहाँ पे बात हुई है? प्रिल्यूड में हुई है। प्रिल्यूड में 14 बुक्स थी, उसमें फ्रांस के बारे में भी जिक्र है। 2-3 किताबें इसमें हैं। बुक नंबर 9, 10, 11 फ्रांस के बारे में है। तो उसमें ही ये इन्होंने अपनी मतलब कि स्मरण लिखा था, संस्मरण लिखा था, मेमोयर्स के रूप में है। संस्मरण के रूप में इन्होंने ऐसे लिखा था कि फ्रांस में इन्होंने क्या क्या देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्होंने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अपीयर? आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। बार बार ये लाइन आ रही है, ये इमोर्टैलिटी ओड से लिया गया है। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमारा जब जन्म होता है तो उस समय हम सोए होते हैं, हमें कुछ याद नहीं होता है। पर जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर के घर से आते हैं, ईश्वर उनसे बात करता है और ईश्वर का कनेक्शन छोटे बच्चों से होता है। यहाँ बात हो रही है इन्फेंट की, छोटे बच्चों की, नवजात बच्चों की। फिर कह रहे हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनका वो दिव्य चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और उनका ईश्वर से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा चांस है आने का इसका, ठीक है। आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और द सोल दैट राइजेस विद अस, यहाँ गॉड की बात हो रही है कि उसकी आत्मा, गॉड की आत्मा, गॉड हमारे साथ बड़ा होता है नवजात बच्चों के साथ, ठीक है। तो बार बार इसका पूरा क्या नाम था? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड।
ये इसका पूरा नाम था। इसको शॉर्ट में इमोर्टैलिटी ओड भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कॉमन इन द फॉलोइंग पोएम्स? वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज। रिक्लूज माने होता है जो व्यक्ति समाज से दूर रहे, जो ज़्यादा सामाजिक ना हो, जो एकांत में रहे, बैरागी हो, ठीक है, जिसको दुनियादारी से मतलब ना हो, उसको रिक्लूज कहते हैं। पीबी शैली, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, लॉर्ड बायरन, डॉन जुआन, किड्स, हाइपेरियन। तो इन सभी पोएम्स में क्या चीज़ कॉमन है? तो ऑप्शन नंबर ए, दे आर ऑल एलिजीज, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। ये सभी पोएम्स अनफिनिश्ड हैं, इनकम्प्लीट हैं, ये कंप्लीट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम? स्पॉट्स ऑफ टाइम फ्रेज का इस्तेमाल किसने किया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। स्पॉट्स ऑफ टाइम का मीनिंग होता है, स्पॉट्स माने क्या होता है? स्पॉट्स माने होता है धब्बे, और समय पर धब्बे। यदि समय पर धब्बे हों तो इसका मीनिंग आप क्या निकालेंगे कि वो आपको समय, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर साल, वो समय की घटनाएं आपको याद हैं। यानी कि यादगार मोमेंट्स जो होते हैं ना, मैजिकल मोमेंट्स, यहाँ मैजिकल मोमेंट्स की बात हो रही है, जो आपके लाइफ में, किसी की लाइफ में जो यादगार पल होते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। और किस में जिक्र हुआ था? द प्रील्यूड में इन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम का जिक्र किया था, ठीक है। चाइल्डहुड मेमोरीज के, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो काफ़ी उनको याद करते रहते थे अपने बचपन के दिनों को, तो उसको ही इन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम कह के पुकारा है। बचपन की यादगार बातें, यादगार पल, ठीक है, इसका सीधा इसका यही मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रील्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट ट्रू? इसमें द प्रील्यूड के संदर्भ में कौन सी बात सच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पॉस्थुमसली माने मरने के बाद छपी थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रील्यूड जो थी उनकी पत्नी ने 3 महीने बाद पब्लिश करवाई थी, जब विलियम वर्ड्सवर्थ का निधन हो गया था उसके 3 महीने बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज ए पोएट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो द प्रील्यूड था उसका टॉपिक ही था, उसका जो एक्सटेंशन था ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड करके था। तो ये बिल्कुल सच है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी देखते हैं, द पोएट रन्स इनटू 14 बुक्स। सही है, बिल्कुल 14 बुक्स थी उसमें। क्रूशियल स्टेज पोएम्स सेलिब्रेट्स द सब्लाइम नेचुरल सीनरी डेवलपमेंट हिज स्पिरिचुअल मोरल। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पोएम्स लाइक माइकल, द ओल्ड क्यूमरलैंड बेगर, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, नटिंग एटसेट्रा आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पोएम्स थी, माइकल, द ओल्ड, क्यूमरलैंड बेगर, सी ड्वेल्ट, ये सारी जो पोएम्स थी ये भी इसमें थी, पर ये ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट। ये सही नहीं है, क्योंकि ये सारी जो पोएम थी ये लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो पोएम्स थी ये लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई? कब इनका निधन हुआ है? तो सही जवाब है 1850 में उनका हुआ था। 1850 में इनकी जो बुक थी द प्रील्यूड वो पब्लिश हुई थी इनके मरने के 3 महीने बाद। और मैंने आपको अभी पहले बताया था कि 7 अप्रैल को उनका जन्म हुआ है, 23 अप्रैल को उनका निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू? लिरिकल बैलेड के संदर्भ में कौन सी बात सच नहीं है? इट कैरीड ओनली 1 बैलेड फ्रॉम कोलरिज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इट कैरीड पास्टोरल पोएम, सही है बिल्कुल ये। ऑप्शन नंबर सी, इट कैरीड ए प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इट कैरीड थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन ए कंट्री यार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि थॉमस ग्रे एक दूसरे राइटर हैं और ये उनकी दूसरी पोएम है, इनका उनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो लिरिकल बैलेड में थॉमस ग्रे की कोई पोएम पब्लिश नहीं हुई है, इनके मित्र थे एस टी कोलरिज, उनकी पोएम पब्लिश हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयज डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाय टू मी वाज ऑल इन ऑल। ये जो लाइन है, इन दिस लाइन्स फ्रॉम टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट। वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है, तो टिंटन एबी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि टिंटन एबी एक मठ था, मठ समझ रहे हैं, जहाँ पे बौद्ध लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो एक खंडहर बन चुका था, पर वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना बहुत पसंद था, वहाँ पर समय बिताना बहुत पसंद था। वहाँ जाके ये लेट जाते थे, प्रकृति की गोद में ये जाके लेट जाते थे, उससे बात करते थे। कुल मिला के सारी बहुत ही साहित्यिक बातें उसमें हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा, इसके बाद में कौन सा संदर्भ है। तो ऑप्शन नंबर ए, द सेकंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। ऑप्शन नंबर सी, बोथ द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेजेस इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का मतलब क्या समझ रहे हैं? फर्स्ट स्टेज व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए चाइल्ड, जब विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्चे थे तो उस समय नेचर से वो क्या बात करते थे, नेचर के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनके विचार थे, वो पहली स्टेज थी। फिर ये जब एक मैन बन गए, पुरुष बन गए हैं, फिर भी ये नेचर से संबंध रखते थे, उनके बारे में सोचते थे, बात करते थे, तारीफ करते थे, पोएम्स लिखते थे। तो यहाँ दो स्टेज की बात हो रही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, जब वो बच्चे थे और जब वो प्रौढ़ बन चुके थे, जब वो एक पुरुष बन चुके थे। ठीक है, थर्ड स्टेज, ऐसी कोई थर्ड स्टेज का कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज की बात है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें, और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ही और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और तो ही जो असली जोश है वो आपकी कमेंट पढ़ने के बाद ही आता है। ठीक है, तो कृपया आप लोग कमेंट करें, और कौन से वीडियोस आपको चाहिए भविष्य में, आने वाले दिनों में कौन से वीडियोस हम बनाएं, उसके ऊपर भी आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। विलियम वर्ड्सवर्थ का थॉमस हार्डी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, या इस बात को ऐसे कहें कि थॉमस हार्डी विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब नेक्स्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्डी, ए पार्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। और थॉमस हार्डी जब डिस्पेयर मूड में होते थे, यानी कि बहुत दुखी होते थे, उदास होते थे, बहुत ही ग्लूमी मूड में होते थे, तो वो एक पोएम पढ़ते थे जो उनका इलाज होती थी, बेस्ट क्योर होती थी, यानी कि वो पोएम पढ़ के उनका मूड बिल्कुल बन जाता था, सही हो जाता था। व्हाट इज़ दैट पोएम? वो कौन सी पोएम थी? तो माइकल टिंटन एबी रिविजिटेड, द इडियट बॉय, द लीच गैदरर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही है, द लीच गैदरर। ठीक है, यही पोएम थी जो थॉमस हार्डी को बहुत ही मोटिवेट करती थी, उनका मनोबल बढ़ाती थी, और जब वे दुखी होते थे तो वो यही पोएम पढ़ के उनको दिलासा मिलता था। फ्रेंड्स, जो टिंटन एबी पोएम है, इसको कई बार रिविजिटेड कह के भी पुकार देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, वो सेम पोएम है। ठीक है, टिंटन एबी रिविजिटेड कह के भी कई बार इसको पुकारा जाता है। तो जो ये पोएम थी लीच गैदरर, ये किस नाम से पब्लिश हुई थी? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के नाम से ये पब्लिश हुई थी, और पहले इसका टाइटल द लीच गैदरर था, पर बाद में इसका टाइटल चेंज कर दिया गया था। ठीक है, थॉमस हार्डी लाइक्ड इट वेरी मच। थॉमस हार्डी इस पोएम को बहुत पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी पोएम को सोनेट अपॉन सोनेट कहा जाता है? कविता के ऊपर कविता, कविता के अंदर कविता। ठीक है, कौन सी पोएम है उसको कविता के ऊपर कविता या कविता के अंदर कविता कहकर पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। इसका फ्रेंड्स मीनिंग हुआ कि जो नन होती हैं, जो क्रिश्चियंस धर्म में जो नन होती हैं, साध्वी जो होती हैं, वे अपने छोटे से कमरे से भयभीत नहीं होती हैं, वहाँ से भागती नहीं हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि इसमें कई लोगों की बात की गई है, जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपने छोटे से कमरे में बैठ के पढ़ता है, एक नन होती है, वो छोटे से मतलब इन लोग का एक कमरा होता है, वहाँ जाके लोग प्रे करते हैं। तो ये लोग प्रे करते हैं, तो इन्होंने ये बात कहा है कि लोग सोचते हैं कि ये लोग छोटे कमरे में कैद हो चुके हैं, पर
कैद होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग जो होते हैं इनको वो कमरे पसंद होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की बात की गई है, वीवर्स की बात की गई है, जो बुनकर होते हैं, हैंडलूम पे जो काम करते हैं उनकी बात की गई है, और भी कई लोग की यहाँ पे बात की गई है इस पोएम में, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। जो नन्स होती हैं, साध्वी होती हैं, वे अपने छोटे से कमरे से भागती नहीं हैं। लोगों को लगता है कि वे छोटे से कमरे में कैद हो चुकी हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उनको पसंद होता है, वहाँ पे वो पूजा करती हैं, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग लिरिकल बैलेट कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज। तो लिरिकल बैलेट के संबंध में कौन सी बात सच है, इसमें ये पता लगाना है। टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। तो इसमें क्या इसको पूरा करना है। तो इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय, यहाँ पे लिखा है रिलेशन, इन ए रिलेशन इसमें लिखा है। और जो ऑप्शन नंबर सी है इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन, तो ये सब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इन्होंने लिरिकल बैलेट में कॉमन मैन की जो भाषा थी उसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ कॉमन मैन की बात नहीं है, कॉमन मैन जो भाषा यूज़ करता था, कॉमन लाइफ में जो घटनाएं होती थी उसका इन्होंने यूज़ किया है। जो समय जो इनका जो ये जो रचना है लिरिकल बैलेट, इसमें इन्होंने पुरुषों के द्वारा वही भाषा इस्तेमाल की गई है जो कि रियलिटी में लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द प्रिल्यूड बिगेन एज अर्ली एज 1798 and finished in its first version in 1805 and was not published until। तो इसमें घुमा फिरा के यही पूछ रहे हैं कि प्रिल्यूड कब पब्लिश हुआ है। तो 1850 में पब्लिश हुआ था प्रिल्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ के देहांत होने के 3 महीने बाद पब्लिश हुआ था 1850 में, ठीक है। तो वही घुमा फिरा के वही बात पूछ रहे हैं। वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, कब तक पब्लिश नहीं हुआ, तो 1850 में पब्लिश हो गया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 45। इन वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड द बॉय ऑफ वाइनेंडर इज अफेक्टेड बाय। इनकी जो रचना है प्रिल्यूड, इसमें वाइनेंडर का जो लड़का होता है वो किससे ग्रसित होता है। ब्लाइंडनेस, डिफनेस, म्यूटनेस, लेमनेस। तो म्यूटनेस से, म्यूटनेस माने होता है गूंगा होना, ठीक है। म्यूटनेस माने गूंगा होता है, और कई बार जब लोग मौन होते हैं, चुप होते हैं, तो उसको भी म्यूटनेस कह के संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसका 2 मीनिंग है, गूंगा भी हो सकता है और वो मौन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलता हो पर वो इस समय ना बोल रहा हो, उसको बोलना आता हो। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड में 14 बुक्स है, इसमें किस यूनिवर्सिटी की बात की गई है। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और उनको लेडी क्राइस्ट कह के पुकारा जाता था, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में, जब युवावस्था में क्या कहते हैं कि बहुत ही हैंडसम थे, ठीक है। तो क्या इसमें यही है कि इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, इन्होंने कैम्ब्रिज से इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है। शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो कैम्ब्रिज से प्राप्त की थी। 14 इसमें बुक्स हैं कुल मिलाकर, और बुक नंबर 3 और 6 वो कैम्ब्रिज के बारे में है। रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स, ठीक। 14 बुक्स हैं टोटल इसमें। क्वेश्चन नंबर 47। वर्ड्सवर्थ कम आउट ऑफ ए मूड ऑफ डिस्पॉन्डेंसी इन हिज पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विद ए। इस पोएम में इन्होंने किससे बात की है। बोटमैन नहीं, बोटमैन से बात नहीं की है। लूसी के बारे में नहीं बात हुई है। लिटिल कॉटेज गर्ल नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, लीच गैदरर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम का शुरुआती नाम ही लीच गैदरर था, पर बाद में इसको रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का नाम कर दिया गया था, ठीक है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात किससे हुई थी। एक जोक एकत्र करने वाले बालक से हुई थी या व्यक्ति से हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कविता कैसी होनी चाहिए, नेक्ड होनी चाहिए, यानी कि जो सच्चाई होती है उसको रिवील करना चाहिए, एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, और पुरुषों के अंदर जो खूबियाँ होती हैं उसके बारे में बताना चाहिए। ये कथन था विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है।
तो इन्होंने यही इन्होंने बात कही है कि वर्ड्सवर्थ assertion that the naked and the native dignity of man links we have all of us one human heart. हम जितने मनुष्य हैं सबके पास एक दिल है. एंड द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट इज लिबरेटिंग, इक्वलाइजिंग एंड यूनिफाइंग. और सभी लोग लिखते हैं उनके दिल में जो बात आती है. ऑल कैन थिंक एंड फील द सेम थॉट्स एंड इमोशंस. तो सभी लोगों को इमोशंस, भावनाएं महसूस होती हैं. ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए. इनका क्या कहना था? द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, ये इनका कहना था. पोइट्री ऐसी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं. वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स. 10,000 डैफोडिल्स के फूल इन्होंने कहाँ देखे थे इस पोएम के अनुसार? हाई ऑन द हिल्स एंड वैलीज, ऑन द मिल्की वे एट नाइट, along द मार्जिन ऑफ ए बे, beside द ट्रीज. तो ऑप्शन नंबर सी सही है, along द मार्जिन ऑफ बे. बे माने क्या होता है? खाड़ी. खाड़ी के किनारे किनारे. ठीक है, तो ये देखिए, ये इनकी पोयम थी. इन्होंने डैफोडिल्स की तुलना किससे की है? रात में जो तारे चमकते हैं मिल्की वे में, उसमें जो तारे चमकते हैं उससे इन्होंने तुलना की है. एंड स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along द मार्जिन ऑफ ए बे 10,000 saw I saw at a glance. मैंने 10,000 फूल एक ही बार में देख लिए. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पाइटेडली डांस, और वे सभी डांस कर रहे थे. ठीक है, और अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है. ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया. क्वेश्चन नंबर 50. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, व्हेन डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई. जब इनवर्ड आई का मीनिंग होता है ड्रीम्स. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि डैफोडिल्स के जो फूल होते थे कब, किस समय इनके सपनों में आते थे, और कब ये देखते थे कि वे डैफोडिल्स के फूलों को देखते थे, जब उनके मन में आते थे, मन मस्तिष्क में आते थे या सपनों में आते थे. तो व्हेन ही इज़ इन जोकंड कंपनी, व्हेन ही इज़ इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड, व्हेन ही इज़ वंडरिंग माने जब वह घूम रहा है, व्हेन ही इज़ एस्लीप एंड ड्रीमिंग, जब वह सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है. तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. व्हेन ही इज़ इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड. जब विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही खाली खाली महसूस करते थे, और पेंसिव मूड, पेंसिव माने विषादग्रस्त, विषादपूर्ण, जब वे दुखी होते थे, जब उनका मूड अच्छा नहीं होता था, तो उस समय की बात हो रही है, उसको ही बोलते हैं पेंसिव. तो इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं बिल्कुल खाली खाली महसूस करता हूँ, जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता है, मैं दुखी होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वे आते हैं और चमकते हैं. कहाँ पे चमकते हैं? इनवर्ड आई में, यानी कि मेरे सपनों में. तो यहाँ बात हो रही है डैफोडिल्स फ्लावर्स की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. अब फ्रेंड्स, ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, और भी वीडियो आते रहेंगे. और जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट करके बताएं, तो उस पर और भी वीडियो हम बनाएंगे. थैंक यू.